So once again, welcome back to Engraving Mind. So today we are going to talk about physics class 9. So in one shot, we are going to complete chapter number 1, which is related to your units and measurement. So one by one, we will understand that what is the meaning of measurement in physics, what is the significance of measurement, how many types of units are over there. So one by one, we will understand. So whenever we will talk about measurement in physics, actually measurement is defined as the comparison of known quantity with the help of unknown quantity. So again, if I am going to talk about measurement, it is actually a kind of कंपैरिजन. ये क्या है? ये एक तरह का कंपैरिजन है. कंपैरिजन किसका? कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी. अननोन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी तुमको नहीं पता है, किसकी मदद से ये कंपैरिजन किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. तो मेजरमेंट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है. मेजरमेंट क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच वी आर कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ नोन क्वांटिटी. सपोज इफ आई एम गोइंग टू से यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बार. मैं आपसे अगर ऐसा बोल रहा हूं कि तुमको इस बार की लेंथ मेजर करनी है और इस लेंथ की बार को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल है. तो सपोज करो दिस वन इज अवर मीटर स्केल. हम एक मीटर स्केल लेकर आए हैं, ब्लू कलर से दिखा रहे हैं. सो दिस वन इज योर मीटर स्केल. अब ये मीटर स्केल इस लेंथ में कितनी बार इन्वॉल्व है? 1 टाइम, देन अगेन 2 टाइम, देन 3 टाइम, देन अगेन 4. तो पूरा नहीं गया, लेकिन क्या बोल सकते हैं? 3.5 अप्रोक्सीमेटली. और यू कैन से मोस्ट प्रिसाइजली यू कैन से 0.5. ये वाला पॉइंट तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0.5. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इस मीटर लेंथ की एक्चुअल लेंथ है वो कितनी हो गई? इट विल अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर. ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ बच्चों आ गई है 3.5 मीटर. इसका मतलब ये हुआ कि मीटर स्केल में, मतलब इस रॉड में जो मीटर इन्वॉल्व है वो 3.5 टाइम इन्वॉल्व है. इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इफ देयर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू थिंग्स. ये दो चीज का मल्टीप्लीकेशन होती है. किसका किसका? फर्स्ट ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. इसकी कोई ना कोई बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मल्टीप्लाइड बाई इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है. और एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक मैग्नीट्यूड है और इसको हम लोग समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट. किसके फॉर्म में समराइज करते हैं? यूनिट के फॉर्म में. एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू से, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ दिस बार इज 3.5 मीटर. जो इस बार की लेंथ है वो 3.5 मीटर है. तो यहाँ पे तुमको दो आइडिया मिलते हैं. आइडिया नंबर फर्स्ट ये है कि जो लेंथ है इस बार की वो 3.5 टाइम्स है. कितनी है बच्चों? वो 3.5 टाइम्स है. और दूसरा आइडिया हमको ये मिलता है कि लेंथ इज इन्वॉल्व 3.5 टाइम्स इन द ओवरऑल लेंथ ऑफ द रॉड. दैट इज वाई दिस वन इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेजरमेंट. तो यहाँ पे तुमको पहली बात तो ये पता चली कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये दो चीजों से मिलकर बनती है. एक जो होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है उसकी यूनिट. इट मींस फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू. और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम कभी कभी मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं. इट मींस फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट. और जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी कैसी है. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि लेंथ ऑफ रॉड मेजर करनी थी, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर स्केल था. ये मीटर स्केल इस रॉड में 3.5 टाइम इन्वॉल्व था. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू 3.5 टाइम्स ऑफ मीटर स्केल, या जो मीटर स्केल है उसमें लेंथ ऑफ रॉड 3.5 टाइम इन्वॉल्व है. तो मेजरमेंट इन फिजिक्स में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं. तो अगर फिजिक्स में हम ब्रॉडली क्वांटिटी को क्लासिफाई करें तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है. कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी. एक होती है तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड वन इज योर स्केलर क्वांटिटी. दूसरी तरह की जो क्वांटिटी है वो है तुम्हारी स्केलर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये समझते हैं. वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनमें कोई तीन चीजें इन्वॉल्व हो. कौन सी तीन चीजें? उसमें मैग्नीट्यूड हो, उसमें डायरेक्शन हो और उसकी यूनिट. It means vector quantities are those quantities which contain magnitude as well as direction along with that unit. That type of unit is called as vector quantity or vector unit. Scalar quantity वो है जिसमें सिर्फ दो ही चीजें अवेलेबल होती हैं. एक तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा इसकी यूनिट होती है. इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. If I am going to take the example of vector quantity, so suppose if I am going to say the displacement of a bus in the direction of in the north in direction up to 4 मीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी. और मैं बोलूं फोर्थ, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अलॉन्ग विद दैट यूनिट. तो ये सारे एग्जांपल तुम्हारे वेक्टर के हैं, चाहे तुम फोर्स बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो. और मैं अगर कोई दूसरा एग्जांपल लूं वेक्टर क्वांटिटी का, तो यू कैन से टॉर्क. तो टॉर्क इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज. इट मींस सम टाइम इट इज अ काइंड ऑफ, इट विल बिहेव एज अ काइंड ऑफ वेक्टर, सम टाइम इट विल बिहेव एज अ काइंड ऑफ टेंसर, सॉरी स्केलर. तो कुछ क्वांटिटी कभी वेक्टर की तरह बिहेव करें, कभी स्केलर की तरह बिहेव करें, तो ऐसी क्वांटिटी तुम्हारी हो जाती है टेंसर क्वांटिटीज. वेक्टर स्केलर के बाद टेंसर क्वांटिटी यू विल लर्न इन योर क्लास 11th और 12th, वहां पे पढ़ेंगे. अभी के लिए दिस वन इज मोर देन सफिशिएंट. सो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस पे आता है, इट इज रिलेटेड टू योर फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज. तो व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है पहले ये समझेंगे. तो बच्चों जो क्लास 9th में फंडामेंटल क्वांटिटीज है, एक्चुअली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है तुम्हारी. फर्स्ट वन इज योर लेंथ, देन
mass, then time. This one is the basic fundamental quantities. ये तुम्हारी basic fundamental quantities है. Then after that, temperature, then electric current, then luminous intensity, then 7th is your amount of substance. सातवां क्या है बेटा? amount of substance. तो ये है तुम्हारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्यों बोला गया है? बिकॉज दीज क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज. ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करती हैं. दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. अगर लेंथ को देखें तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी. इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट होती है बेटा तुम्हारी एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं. विद द सेम वे ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडिला, और फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मूल. तो दीज 7 क्वांटिटीज, ये तो 7 क्वांटिटी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज. दीज क्वांटिटीज डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटीज. ये किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती हैं, इसी वजह से इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं. बट इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राइव क्वांटिटीज, तो ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू बनाई जाती है. विद द हेल्प ऑफ दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, वट एवर द क्वांटिटीज यू कैन मेक आर कॉल्ड एज योर ड्राइव क्वांटिटीज. अब ड्राइव क्वांटिटीज के कई सारे एग्जाम्पल हैं. सपोज करो इफ आई एम गोइंग टू से फोर्स, तो फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है. 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है. मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. तो मास तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई. एक्सेलरेशन को अगर हम फिर से देखें तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया बेटे? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगेन दिस वन इज अ काइंड ऑफ योर ड्राइव क्वांटिटी. अगर इसकी यूनिट लिखना चाहते हो तो मास की यूनिट हो जाएगी केजी, वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड. हेंस द यूनिट ऑफ फोर्स विल बी केजी मीटर पर सेकंड. जो फोर्स की क्वांटिटी है वो केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगी. विद द सेम वे इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेशर, अगर मैं प्रेशर बोलूं तो प्रेशर क्या होता है बेटे? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया. अब फोर्स की यूनिट अभी तुम निकाल के आओ यहाँ पर, ये था केजी मीटर पर सेकंड. केजी मीटर, अच्छा एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड था, टाइम था, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे फिर से कितना आ जाएगा? मीटर स्क्वायर. मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर लो, या तो एक काम करो यहाँ 1 मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा केजी, ये मीटर स्क्वायर बेटा देखो 1 ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर नीचे, एक एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा केजी मीटर. 1 इधर गया, मीटर इधर आया, सेकंड इधर गया, तो मीटर 1 बचा अपॉन मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. स्क्वायर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया केजी मीटर सेकंड स्क्वायर. ये हो गई प्रेशर की यूनिट. प्रेशर की यूनिट को एक और क्वांटिटी से बोल सकते हैं जिसका रिप्रेजेंटेशन है पास्कल. और जनरली बोला जाता है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जो 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है. So this one is the basic difference between fundamental quantities and derived quantities. Long story short, fundamental quantities are those quantities which does not depends upon any other types of quantities. They are remain independent from each other. That is why they are called as fundamental quantities. But the derived quantities are those quantities which depends upon the fundamental quantities. Example you can say force, pressure, momentum, acceleration, velocity, speed, density, momentum. All are your derived quantities which you can derive with the help of fundamental quantities. So it is all about your fundamental quantities and derived quantities. If you want to note it, pause the video and then you can write it. So third concept is our system of unit. So how many system of units are over there? कितनी system of unit है यहाँ पे? तो अगर हम ध्यान से देखें तो we have exactly 3 systems of units are over there. कौन कौन सी है? First is called as FPS. FPS stands for फुट. इसमें जो लेंथ को मेजर किया गया है फुट पे, जो मास को मेजर किया गया है वो है पाउंड पे, और जो टाइम को मेजर किया गया है वो किया गया है सेकंड्स पे. तो दिस वन इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट. ये सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें हम लेंथ को फुट पे, मास को पाउंड पे और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं. उसी तरह सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम बोलते हैं बेटे MKS. MKS में लेंथ को लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर से, मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम से, एंड द नेक्स्ट टाइम को हम फिर से मेजर करेंगे सेकंड से. टाइम को हम मेजर करेंगे सेकंड्स में. तो ये हो गया हमारा MKS सिस्टम. थर्ड वन है हमारा CGS. इसमें हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में बेटे. मास को मेजर करेंगे ग्राम में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को फिर से हम मेजर करेंगे सेकंड्स में. अब बिकॉज दिस वन इज अ शॉर्ट वीडियोस मींस वन गो वी हैव टू कंप्लीट इट, सो आई एम नॉट go in dig deeper about the detail of all this system. When I will make a separate video, then I will talk about in very detailed manner about FPS, MKS and CGS system. Right now you have to only understand that what is the meaning of MKS, CGS, FPS, and the last one is your SI system. SI stands for Standard International System. Generally जो लेंथ, मास और टाइम है बच्चों,
इसको मेजर करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जब निकाले गए, यानी लेंथ को कैपिटल एस से, मास को कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, तो जो ड्राइव किया गया वो एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ड्राइव किया गया। एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। और ये अज्यूम किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वट एवर द फिजिकल क्वांटिटीज आर ओवर देयर, वी विल अडॉप्ट एसआई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम फिजिक्स में है जो आपको याद रखने हैं। लेंथ को हम फुट में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। मास को पाउंड में, किलोग्राम में या ग्राम में। टाइम को सेकंड्स में ही मेजर करेंगे, चाहे वो तुम्हारा एफपीएस हो, सीजीएस हो या फिर एमकेएस सिस्टम हो। द मेजरमेंट विल रिमेन सेम। तो these 3 types of systems are over there. Again, if I will go after system of units, then there are some certain kinds of metric prefixes are over there. तो metric prefixes का मतलब क्या है? जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट बहुत छोटा भी हो सकता है, मेजरमेंट काफी बड़ा भी हो सकता है। इफ आई एम गोइंग टू से सपोज यू हैव टू मेजर द डायमीटर ऑफ योर हेयर, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली नैनोमीटर और इट विल बी इन माइक्रोन, तो बहुत छोटा हो गया। और इफ आई एम गोइंग टू से साइज ऑफ बैक्टीरिया, सो अगेन द यूनिट विल बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी यूनिट होगी। तो जब यूनिट बहुत छोटी हो जाए तो उनको हम या तो मिलीमीटर, माइक्रोन या तो नैनोमीटर में मेजर करेंगे। और सपोज इफ आई एम गोइंग टू से द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो नाउ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज वेरी मच, तो नाउ वी विल मेजर, वी कांट मेजर इन मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर, सो वी विल टेक द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, सो दैट वी कैन से सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ we can measure in light year. So I can say 1 light year is equal to 9.465 into 10 की पावर 15 मीटर। तो ये कुछ बिगर यूनिट हो गई। तो इस मीट्रिक प्रीफिक्सेस को हम पढ़ते इस वजह है so that we can easily calculate all the physical quantity। हम सारी फिजिकल क्वांटिटीज को आसानी से मेजर कर सके डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है या मैग्नीट्यूड कितना छोटा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैट्रिक प्रीफिक्सेस को समझने के लिए हम एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं। द फॉर्मूला इज गिवन बाय KHDMDCM। K stands for बेटो किलो, देन हेक्टा, देन डेका, देन अगेन इट विल कम्स आउट टू बी मीटर, यहां पे फिर से क्या आ जाएगा मीटर, देन इट विल कम्स आउट टू बी डेसी, देन सेंटी, देन लास्ट वन विल कम्स आउट टू बी, जो दूसरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मिली। इस तरह से हम इस सिस्टम को ड्राइव कर सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे तुम मीटर के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हो, तो हम लिख सकते हैं, देखो मीटर से जब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो 10 की पॉजिटिव पावर याद रखना, और जब मीटर से तुम राइट हैंड साइड पे भागोगे तो 10 की नेगेटिव पावर याद रखना। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ ऑल मैट्रिक प्रीफिक्सेस। अब यहाँ पे देखो जरा, आई कैन से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 10 की पावर 3 मीटर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। और तुमको भी पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। विद द सेम वे 1 हेक्टामीटर, प्लेस नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगेन 1 2 कितना हो जाएगा बेटे, 10 की पावर 2 मीटर। विद द सेम वे 1 डेकामीटर इफ आई एम गोइंग टू से, अगेन इट विल बी योर 10 मीटर, ये 10 मीटर हो जाएगा। फिर अगर सिंपल फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर KHDMDCM, you can easily find all these units and this one is related to your metric prefixes। इसी को ही हम metric prefixes बोलते हैं। जैसे जैसे हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम metric prefixes को और elongate करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो if you want to write, you can write it, you can understand it, you can mug up it, you can learn it, okay? So after that the next slide is related to your bigger and smaller unit of length। अब यहाँ पे कुछ यूनिट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज इफ आई एम गोइंग टू से द डायमीटर ऑफ योर हेयर, or if I'm going to say the diameter of the bacteria, so these are very small units are over there। or if I'm going to say some bigger unit, so the distance from earth to sun, तो ये bigger unit हो गई। तो अगर हम बच्चों यहाँ पे smaller unit की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग बच्चों स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं, तो स्मॉलर यूनिट में सपोज करो तुम्हारा पहला यूनिट मैंने बोल दिया, सपोज करो 1 mm, तो 1 mm इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। अब ये निकाल के आए तो ये तुम्हारी एक तरह की स्मॉलर यूनिट हो गई। और इफ आई एम गोइंग टू से 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है बच्चों। और इफ आई एम गोइंग टू से 1 नैनोमीटर, क्या बोल रहा हूं मैं, 1 नैनोमीटर, तो अगेन इट विल बिकम 10 की पावर -9 मीटर, ये 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज ऑल आर सम स्मॉलर यूनिट, नैनोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को इस तरह से एब्रिविएट करते हैं, सो इट विल बिकम 10 की पावर -10 मीटर। तो दीज ऑल आर सम स्मॉलर यूनिट विच इज रिलेटेड टू योर लेंथ। ये कुछ छोटी छोटी यूनिट है जो तुम्हारी लेंथ से रिलेटेड, इससे भी ज्यादा है। You can talk about Fermi meter, 10 की पावर -15 मीटर, तो और भी छोटी यूनिट है, लेकिन this one is more than enough for the point of view of your class 9th। So again if I am going to talk about some bigger unit, तो इसमें जो सबसे पहली यूनिट आती है वो हम समझते हैं लाइट ईयर। और लाइट ईयर होता क्या है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट, वेलोसिटी, स्पीड। तो बच्चे यहाँ पे लाइट ईयर देख के लाइट वर्ड समझ के लाइट वाला टिक मार देते हैं, तो प्लीज डोंट डू दैट। लाइट ईयर इज द यूनिट और यू कैन से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में। तो अगर इसका फॉर्मूला तुम ड्राइव करना चाहो तो ये एक तरह की डिस्टेंस है बेटे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड यू कैन से स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद टाइम, तो कितना टाइम लगेगा, 1 ईयर। 1 ईयर कंटेन 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 1 डेज कंटेन 24 आवर मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर कंटेन 60 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1 minute contains 60 seconds. If you are going to multiply all these quantities, so the 1 light year
will comes out to be approximately 9.465 into 10 की पावर 15 मीटर। तो ये है बेटा बिगर यूनिट ऑफ योर डिस्टेंस लाइट ईयर। अनदर यूनिट, एक दूसरी यूनिट भी होती है बेटा जिसको बोलते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 3.26 लाइट ईयर होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो 1 पार्सेक होता है वो 3.26 लाइट ईयर होता है। इट मीन्स 3.26 टाइम्स ऑफ 9.46 इंटू 10 की पावर 15। इस वजह से आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्सेक इज अगेन द बिगर यूनिट ऑफ द लेंथ। तो इस तरह से बच्चों तुमने देखा कि हम कैसे बिगर और स्मॉलर यूनिट की बात करते हैं और उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइट ईयर एंड पार्सेक। दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट यूनिट रिगार्डिंग योर क्लास 9 which is related to your bigger unit of length. Or if I am going to talk about smaller unit, mm, micron, nanometer, angstrom, these all are your smaller unit. अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों बढ़ते हैं। इट इज रिलेटेड टू योर सिंपल पेंडुलम। ये है आपके सिंपल पेंडुलम। अब जब हम फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम और अच्छे से समझेंगे कि सिंपल पेंडुलम कैसे वर्क करता है। हाउ विल यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और इवन इफ आई एम गोइंग टू से द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल पेंडुलम को न्यूमेरिकली कैसे समझ सकते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये समझेंगे। तो बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं कि सपोज करो दिस वन इज योर फिक्स पॉइंट, मैं कोई एक फिक्स पॉइंट ले लेता हूं। सपोज करो ये मैंने यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया और यहाँ से किसी स्ट्रिंग को हैंग कर दिया और इस स्ट्रिंग में कोई बॉब लगा दिया। अब ये बॉब क्या है? बॉब एक कॉपर मेटालिक एक स्फेयर होता है जिसका मास होता है, हमारे लैब में कई तरह के बॉब होते हैं जिसका मास 10 ग्राम से लेके अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। तो ये बॉब है। अब अगर ये बॉब है बच्चे तो इसका कुछ मास होगा और मास होने की वजह से नीचे क्या ऐड करेगा? वेट ऐड करेगा और वेट की वैल्यू होती है W इज इक्वल टू mg। इतनी बात समझ में आती है। अब इस बॉब को तुम इसके मीन पोजीशन से, जिस पॉइंट पे इसको सस्पेंड करोगे, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन। जिस पोजीशन में तुम बॉब को सस्पेंड करोगे बच्चे उसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अब तुम मीन पोजीशन से इसको किसी भी एक पोजीशन पे डिस्प्लेस करो। अभी तुमने क्या किया? मीन पोजीशन से इसको किसी पोजीशन पे लेकर गए। जब किसी पोजीशन पर तुम लेके जाओगे तो वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे ये क्या करेगा? इस तरह से ये आएगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये वापस आएगा और इसी तरह मीन पोजीशन के अबाउट एक तरह का ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। इस सिस्टम को बच्चों हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम में कई सारे टर्म हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन समझेंगे। तो सिंपल पेंडुलम में जो पहला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। बच्चों क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन और वन ऑसिलेशन। अब वन रिवॉल्यूशन और वन ऑसिलेशन क्या होता है ये समझेंगे। सपोज दिस वन इज योर बॉब। थोड़ी देर को मानो ये तुम्हारा कोई बॉब है, इसको तुमने इस तरह से सस्पेंड कर दिया, ये इसका मास m है। तुमने इसको मीन पोजीशन से किसी एक पोजीशन पे लेके गए और वहां से तुमने इसको रिलीज कर दिया। तो क्या करेगा? ये मीन पोजीशन से टॉप राइट में गया, फिर ये टॉप लेफ्ट में आया और फिर ये मीन पोजीशन में आ गया। सॉरी। तो इतना मोशन कंप्लीट करने में बॉब को जितना भी टाइम लगता है उसको हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। इट मींस टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अभी मीन पोजीशन से टॉप राइट में गया और मीन पोजीशन से वापस टॉप लेफ्ट में आया, तो इसको ही हम बोलेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को बच्चे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से। इतनी बात समझ में आती है? तो टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन। और वन ऑसिलेशन क्या होता है? मीन पोजीशन से टॉप लेफ्ट गए, फिर टॉप राइट आए, फिर वापस मीन पोजीशन में पहुंच गए। इसी को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड हो गया। अब सेकंड टर्म जो तुम्हारा होता है इट इज रिलेटेड टू योर फ्रीक्वेंसी। ये किससे रिलेटेड होता है बच्चे? ये होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में बॉब जितने वाइब्रेशन करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है जनरली 1 अपॉन टाइम पीरियड, और ये बात तुम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट देखें तो बच्चे फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्स। तो यहाँ पे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बाद अगर टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला देखो तो बच्चे फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का। यहाँ पे तुमको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, L स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव लेंथ। L होता है इफेक्टिव लेंथ। कौन सी लेंथ? सपोज करो ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है और ये तुम्हारे बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो बॉब की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जिस पॉइंट पे तुमने थ्रेड को या इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को फिक्स किया है उसके बीच की डिस्टेंस को ही तुम क्या बोलते हो? L बोलते हो। दैट इज व्हाई द फॉर्मूला विल बिकम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, वेयर L स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव लेंथ, T स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड एंड G स्टैंड्स फॉर
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या होता है, स्मॉल जी, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो दिस वन इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिंपल पेंडुलम। द फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और न्यूमेरिकल से समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम से कैसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो सपोज करो एक न्यूमेरिकल लिया मैंने, दो सिंपल पेंडुलम लिए, सिंपल पेंडुलम इसको माना सिंपल पेंडुलम है, इसकी लेंथ ही बच्चों सपोज करो एल, और एक दूसरा सिंपल पेंडुलम लिया जिसकी लेंथ है सपोज करो बच्चे, ये है सिंपल पेंडुलम बी और इसकी लेंथ है 3 है। बात समझ में आ रही है? दो अलग अलग सिंपल पेंडुलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ अलग अलग है, एक की लेंथ है स्मॉल एल और दूसरे की लेंथ है 3 है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू से व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर टाइम पीरियड, इन दोनों सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा, तुमको ये कैलकुलेट करना है। बात समझ में आती है? तो ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3L ना लो, अदरवाइज तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे मैं 3L की जगह 9L ले देता हूँ, सो इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर और योर कैलकुलेशन विल बी इजी। एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 9L है। क्लियर हो रही है बात यहाँ? तो देखो फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम T1 इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी, और T2 इक्वल टू हो जाएगा अगेन 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, दिस वन इज योर एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट, दिस वन इज योर एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट। व्हेनेवर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रेशियो, जब भी क्वेश्चन रेशियो के बारे में तुमसे पूछ रहा हो, तुमको इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देना है। सो इट विल बिकम T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन जी अपॉन 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन जी। सिंपल सी स्टोरी है, 2 पाई विल बी कैंसिल आउट और इट विल बिकम L1 multiplied by G divided by L2 multiplied by G. G will again cancel out or it will comes out to be T1 upon T2 is equal to under root L1 upon L2। ये आ जाएगा हमारा रेशियो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारी L1 की वैल्यू स्मॉल एल है, L1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी गिवन है, स्मॉल एल, और L2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9L। L से L अगेन कैंसिल आउट, ये आ गया 1/√1/9 और इट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1:3। तो अगर कोई सिंपल पेंडुलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ का रेशियो 1:9 है, तो उसके टाइम पीरियड का रेशियो हो जाएगा 1:3। तो दिस टाइप ऑफ सिंपल न्यूमेरिकल यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। द सिंपल फॉर्मूला इज गिवन बाय T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो आई थिंक यहाँ तक की स्टोरी क्लियर है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नियर कैलिपर्स। जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है वर्नियर कैलिपर्स। अब ऑलरेडी तुमको पता है वर्नियर कैलिपर्स का क्या एप्लीकेशन है। इट इज अ मोर प्रिसाइज डिवाइस, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज डिवाइस है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक कोई भी कैलकुलेशन को एग्जैक्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन इजिली रिपोर्ट द एग्जैक्ट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो वर्नियर कैलिपर्स में ऊपर की तरफ जो तुम्हारी जॉज होती है, दिस वन इज कॉल्ड योर अपर जॉज। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई जा चुकी है कि दिस वन इज कॉल्ड एज योर अपर जॉज एंड दिस वन इज कॉल्ड एज लोअर जॉज। यहाँ पे तुम देख रहे हो जैसे कि हमने एक बोल्ट को यहाँ पे लगा कर रखा है और हम बोल्ट की इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? ये तुम्हारा वर्नियर स्केल होता है, दिस वन इज योर मेन स्केल। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग और इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये बात भी आपको पता है। क्लियर हो रही बात? अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलिपर्स का हम लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है उसको हम कैलकुलेट कुछ इस तरह से करते हैं। छोटा नहीं हो पाएगा, अच्छा ओके छोड़ो। वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट के लिए मैं क्या करूँ, एक मिनट, ऊपर एक छोटा सा जगह मुझको चाहिए। ठीक है ओके, यहाँ देखो जो लीस्ट काउंट होता है, यहाँ देख लो, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल होता था 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग। ये बात तुमको पता है। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा बेटा 1 MSR। तो 1 है, देखो मेन स्केल रीडिंग की तो छोटी, जो सबसे छोटी यूनिट है वो 1 mm, और 1 वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने ये बताया था कि जो डिवीजन होते हैं किसके, वर्नियर स्केल के, वो क्या करते हैं, हम थोड़े छोटे बनाते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेन स्केल। तो हम बोलते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो एक VSR की वैल्यू हो जाती है बेटा कितनी, 9/10। बस इसी एक्सप्रेशन को तुमको सॉल्व करना है। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारी हो जाएगी 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 9/10 और इट विल अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1/10 और 0.1। इतनी बात समझ में आ रहा है? 0.1 क्या आया है बेटा, अब इधर देखो 0.1 mm आ गया है और तुम कह सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। तो दिस वन इज द
लीस्ट काउंट ऑफ योर वर्नियर स्केल। ये तुम्हारे वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आ जाता है 0.01 सेंटीमीटर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम ये देखते हैं कि हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं। सपोज दिस वन इज अ क्वेश्चन, ओहो आंसर दे दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन है जिसपे कि हमको क्या करना है, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ओके तो ये डायग्राम आपको गिवन है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स निकालना है, रीडिंग शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स में तुमको सिंपल सा ये देखना है कि हाउ मेनी डिवीजन ऑफ मेन स्केल्स इज इक्वल टू द वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे तो सिंपल सी स्टोरी है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। ये सिंपल सी स्टोरी है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बच्चों 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल होते हैं। तो 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 1 VSD की वैल्यू 9/10 MSD हो जाती है। ये बात भी तुमको समझ में आती है, दिख नहीं रहा क्या, इधर लिख देता हूँ। 1 VSD इज इक्वल टू 9/10 MSD हो गई थी। तो तुमने लीस्ट काउंट कैसे निकाला था, मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग, यानी कि MSR 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, और 1 माइनस 9/10 इसको आपने सॉल्व कर लिया था। सो इट विल कम्स आउट टू बी 10 माइनस 9/10 और इट विल कम्स आउट टू बी 1/10। यू कैन से 0.1 mm और 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 mm इज इक्वल टू होता है बच्चों 1/10 सेंटीमीटर। तो जो भी आ रहा था उसमें 10 से फर्दर डिवाइड कर दिया तो लीस्ट काउंट निकल के आ गया 0.01 सेंटीमीटर। दैट इज व्हाई हियर द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब ये बात तुम्हारे आंसर में भी लिखी थी जो मैंने अभी छुपा दिया था। क्लियर हो रही है बात, यहाँ तक की बात मुझको लग रहा है तुमको क्लियर होगी। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। इस तरह से तुम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी रीडिंग बोला है रीडिंग शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट तुमको दिया है, इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग क्या आ रही है ये बताओ बच्चों। तो जब भी तुमको इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग निकालना है, सबसे पहले तुमको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पे है। तो देखो वर्नियर स्केल का देखो जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया तुम्हारा 10। बात समझ में आ रही है। तो ये वर्नियर स्केल का जीरो हो गया। वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ो। क्या मैंने बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ो। तो मैं एक काम करता हूं, इस स्केल को थोड़ा सा इलोंगेट कर देता हूं तो तुमको समझ में आ जाएगा। कैन आई से, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये रीडिंग 3.5 है बच्चे, क्योंकि देखो 3.4 3.3 3.2 3.1 ये रीडिंग होगी तुम्हारी 3। क्लियर हो गई बात। तो ये रीडिंग 3, ये रीडिंग 3.5, ये रीडिंग हो गई 4। तो वर्नियर कैलिपर्स के जीरो से जस्ट पहले की रीडिंग क्या ये वाली रीडिंग है, और ये रीडिंग तुम पढ़ सकते हो ये कितनी है 3.6। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखो 3.7 भी तो पढ़ने में आ रहा है, 3.5 3.6 3.7, यानी कि क्लियर हो गई बात कि हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है, कौन सी रीडिंग की बात कर रहा हूं बच्चे, मेन स्केल रीडिंग MSR, वो कितनी आ गई बच्चे 3.7 वॉट सेंटीमीटर। 3.5 3.6 3.7, जीरो से जस्ट पहले की रीडिंग क्लियर हमने पढ़ ली, ये हो गई तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग। अब हम पढ़ेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है इसको बोलते हैं VSR। VSR स्टैंड्स फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग जब भी तुम निकालोगे तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के तुमको पता करना पड़ेगा नंबर ऑफ coinciding division of vernier scale which is exactly coincide with the main scale multiplied by least count. Again I am repeating my word, number of division of vernier scale which is exactly coinciding with main scale multiplied by least count. तो यहाँ पे देखो कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, ये नहीं ये भी नहीं ये, हाँ ये कर रहा है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीसरा डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। तो VSR हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.01, इट मीन्स 0.03। ये क्या निकल के आ गई बेटा तुम्हारी VSR। MSR स्टैंड्स फॉर मेन स्केल रीडिंग, VSR स्टैंड्स फॉर वर्नियर स्केल रीडिंग। तो तुम्हारी जो एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी, क्या बोला मैंने, जो तुम्हारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी, ये फाइनल रीडिंग होती है बच्चे MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे MSR की वैल्यू निकल के आ गई 3.7 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग की वैल्यू निकल के आ गई 0.03। सो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम्स आउट टू बी 3.73 सेंटीमीटर। इन दिस वे यू कैन गिव द आंसर, यू कैन रिपोर्ट योर आंसर। इस तरह से तुम अपना आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। अब इस तरह से देखो डिफरेंट क्वेश्चंस आर ओवर देयर, कई तरह के क्वेश्चन है।
मैं तुमको क्वेश्चन शो करूंगा एंड अगेन तुमको क्या करना है, तुमको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिसका डिटेल आंसर आएगा आई विल पिन द कमेंट। अब देखो यहाँ पे आंसर दे दिया है, चलो 6 एक और बता ही देते हैं, ये वाला आंसर भी कर लेते हैं। इसमें तुमको लिखना था व्हाट इज द लेंथ रिकॉर्डेड बाय द मेन स्केल। अब ले देखो आंसर लिखा है, फिर से वही बात हो गई, चलो अब ठीक है, देख ही लिया होगा तुमने। तो मेन स्केल बेटे देखो ये है तुम्हारी मेन स्केल, ये तुम्हारी कौन सी स्केल है, दिस वन इज योर मेन स्केल। अब फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द लेंथ रिकॉर्डेड बाय द मेन स्केल। तो देखो यहाँ पे 9 क्लियर दिख रहा है। मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हो, वर्नियर स्केल पे 0 आ रहा है, उससे जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ना है। तो देखो ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई क्या, तो 9, 9.1, 9.2। तो मेन स्केल रीडिंग नहीं दिख रहा, इधर लिख रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी तुम्हारी 9.2 सेंटीमीटर। इट विल बी योर 9.2 सेंटीमीटर। सेकंड कह रहा था विच रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल। वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, तुमको ये बताना है। तो देखो पहली नहीं कर रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, देखो फिफ्थ रीडिंग विल एग्जैक्टली कॉन्साइड विद द मेन स्केल। तो क्या आंसर हो गया, पांचवा आंसर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में तुमको क्या करना है, यू हैव टू आंसर द व्हाट विल बी द रीडिंग दैट विल बी टेकन बाय दिस वर्नियर कैलिपर। इसको तुम कमेंट में पिन करो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक नया टॉपिक उठा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ये खुल गया WPS ब्लैंक, अगर मैं ले लूं, चलो ये ब्लैंक आ गया, ठीक। एक नया टॉपिक उठा लेते हैं फिर से, और इसमें हम तुमको ये बताने जा रहे हैं कि हाउ विल यू कैलकुलेट द ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन, आइदर इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्लीज गिव मी 1 मिनट। सो ओके, तो आओ देखते हैं। तो एक्चुअली वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कुछ इस तरह से गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इसको हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब हमको ये देखना है कि हाउ विल यू ड्राइव दिस एक्सप्रेशन, कि तुम इन तीनों एक्सप्रेशन को ड्राइव कैसे करोगे। तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको समझना पड़ेगा कि सपोज यू हैव अ ग्राफ, तुम्हारे पास एक ग्राफ है जिसमें तुम्हारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास वेलोसिटी है। इन वाई एक्सिस यू हैव वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस यू हैव टाइम। अब कोई पार्टिकल है जो किसी पॉइंट से स्टार्ट करता है, इट मीन्स इस पार्टिकल की ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, तो इसको मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे u है, u इसकी कौन सी वेलोसिटी हो गई बेटे, सपोज u इज अ काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, और v हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, v हो गई तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी। और इस u से v के बाद में जो इसको टोटल टाइम लगा वो मैंने टाइम एज्यूम कर लिया स्मॉल t। u से v के बीच में इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो मैंने एज्यूम करा है स्मॉल t। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ड्राइव करने चाहें तो तुमको पता है फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए हमको पता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एक्सेलरेशन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको टाइम से डिनोट कर दो, यहाँ 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम at इज इक्वल टू v माइनस u, u को इधर ले आओ, सो द एक्सप्रेशन विल बिकम v इज इक्वल टू u प्लस at। ये एक्सप्रेशन तुम्हारी हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस at की। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने अपनी पहली एक्सप्रेशन को ड्राइव कर लिया है। अब सेकंड इक्वेशन है s, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। s क्या है बच्चे, s है डिस्प्लेसमेंट, और you can also assume it as a distance because this one is a uniform kind of motion। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होगा क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है हमको। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा होती है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर। मतलब देखो तुमको यहाँ पे ये ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ के अंदर का जो भी एरिया होगा वही एरिया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब तुम कहो सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुमको पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। एरिया का जो फॉर्मूला होता है इट इज गिवन एज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज वाई हियर वी विल कैलकुलेट द एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट एस निकालने के लिए हम बच्चों क्या निकालेंगे, वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम। यहाँ पे बच्चे ये क्या है तुम्हारे पास, इट इज अ काइंड ऑफ योर ट्रेपीजियम। ये तुम्हारे पास एक ट्रेपीजियम है और यू ऑलरेडी नो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच की जो भी डिस्टेंस आ जाएगी वो। इतनी बात भी तुमको समझ में आती है। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड। तो देखो एक साइड है तुम्हारे पास बच्चे u और दूसरी साइड है तुम्हारे पास v, तो हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब इट विल बिकम u प्लस v मल्टीप्लाइड बाई t। अब यहाँ से v की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो एक्सप्रेशन हो जाएगी 1/2 u प्लस v के जगह में तुम फिर से रख दोगे u प्लस at मल्टीप्लाइड बाई t और इट विल बिकम 1/2 इन ब्रैकेट 2u प्लस at मल्टीप्लाइड बाई t, अंदर मल्टीप्लाई कर दो सो इट विल कम्स आउट टू बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गई तुम्हारी एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कैसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो नोट करो जल्दी, पॉज करो, नोट करो फटाफट जल्दी। अब जब यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई तो हम थर्ड एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। लेकिन उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। तो आई थिंक यहां तक तुम नोट कर चुके हो, नहीं किया तो पॉज करो, नोट करो। तो थर्ड एक्सप्रेशन जब हम ड्राइव करने जाएंगे बच्चे तो हम अगेन लेंगे किसकी हेल्प, फर्स्ट इक्वेशन की। चलो इरेज नहीं करते हैं, यहीं पे थोड़ा सा बताने की ट्राई करते हैं, शायद जगह कम पड़ जाएगी लेकिन देखो ट्राई करते हैं, है ना, कोशिश पे दुनिया कायम है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। कोशिश पे दुनिया कायम, उम्मीद पे दुनिया कायम, स्क्वायर करो सो इट विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। क्या किया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद क्या करो, v स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, u स्क्वायर प्लस दोनों टर्म में 2a कॉमन ले, 2a कॉमन लिए तो क्या आ गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये 1/2 कहाँ से है, अरे भाई कॉमन लिया, कॉमन लेना मल्टीप्लाई का जस्ट अपोजिट फिनोमिनन है, मल्टीप्लाई करो 2u at ऊपर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर फिर से आ जाएगा, मतलब कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे फिर से देखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर की जगह में क्या रख सकते हो, s पुट कर सकते हो। सो अगेन द थर्ड एक्सप्रेशन विल बिकम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये देखो तुम्हारी थर्ड एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाती है। तो ये तुम्हारी तीन इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2। एक फोर्थ एक्सप्रेशन भी होती है जिसमें बोलता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड, sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ a इन ब्रैकेट 2t माइनस 1। अभी के लिए जरूरी नहीं है, जैसे आगे बढ़ेंगे इसको भी ड्राइव कराएंगे और इन सब के न्यूमेरिकल भर के करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बोलो यस, फिर हम लोग चलते हैं एरर इन मेजरमेंट की तरफ। तो बच्चों मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया। हाँ, एरर इन मेजरमेंट की जब भी बात करते हैं तो पहले तो तुमको यह समझना पड़ेगा कि एरर आ क्यों जाती है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एरर, एरर क्यों आ जाती है, एरर का क्या रीजन होता है। तो बच्चों एरर कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट और इट कैन बी जस्ट बिकॉज ऑफ मैन मेड एरर। मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई एरर हो सकती है, या तुम कहीं पे गए, फील्ड पे गए और ड्यू टू सम इन्वायरमेंटल कंडीशन, धूप बहुत थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी, तुमने कुछ मेजर किया और कोई एरर आ गई। तो 2 टाइप्स ऑफ एरर आर कैन बी ओवर देयर। 2 तरह की एरर देखो बच्चों हो सकती है जनरली। इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें, तुम टेप लिया, चेन टेप से तुम कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, गर्मी की वजह से क्या हुआ, थर्मल इलॉन्गेशन हुआ, तुम्हारा टेप सैग कर गया। जो टेप तुम्हारा पहले इस तरह से लेंथ मेजर कर सकता था, अब वो लेंथ सैग हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा बड़ी लेंथ मेजर करके दे देगा। इट मींस सर्टेन काइंड ऑफ एरर दैट विल बी इनबिल्ड हियर। तो ये हो गई तुम्हारी इंस्ट्रूमेंटल एरर। मैन मेड एरर, टेम्परेचर ज्यादा था, ह्यूमिडिटी ज्यादा थी, तुम साइड पे गए, तुमने कुछ मेजरमेंट किए, तुम फिजिक्स लैब में गए, फिजिक्स लैब का पंखा खराब था, तुम्हें गर्मी लगी, तुमने कुछ कैलकुलेशन किया, उसके वजह से तुम्हारी कोई एरर आ गई, तो इसको बोलेंगे मैन मेड एरर या ह्यूमन एरर, है ना। तो एरर विल ऑलवेज इनबिल्ट इन आवर कैलकुलेशन इन फिजिक्स। जब भी तुम कोई मेजरमेंट करने जाओगे तो एरर का आना 100% तय है। तो सर कैन आई इलिमिनेट द एरर, क्या हम एरर को हमेशा हटा सकते हैं? वी कांट इलिमिनेट इट बट वी कैन अप्रोक्सीमेटली रीच टू द प्रिसाइज वैल्यू। हम कभी भी एरर को 100% इलिमिनेट कर ही नहीं सकते, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीच अप टू प्रिसाइज लिमिट और द प्रिसाइज वैल्यू। हम प्रिसाइज वैल्यू के लगभग पहुंच सकते हैं। इवन वी कैन रीच अप टू 99.99% ऑफ
एक्यूरेसी, इट विल डिपेंड्स अपॉन अवर apparatus। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे हम 99.999% इफिशिएंसी के अप्रोक्सीमेट पहुंच चुके हैं। तो ये बात तो समझ में आएगी कि एरर इन मेजरमेंट होती है। अब ये समझते हैं बच्चों कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर ओवर देयर, कितने तरह की एरर होती है। तो बच्चों सपोज करो कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया बेटे, क्या किया, तुम गए फिजिक्स लैब और तुमने फिजिक्स लैब में तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने में तुमको कई सारी रीडिंग मिली, सपोज करो A1, A2, A3, A4, A5 लाइक दैट, इन नंबर ऑफ रीडिंग तुमको मिली। तुमने मेजरमेंट लिया, तुम गए, तुमने अपने टीचर को शो किया, टीचर ने बोला गलत है, फिर से जाओ। तुम्हारा फ्रेंड ने एक रीडिंग निकाली, फिर किसी दूसरे फ्रेंड ने रीडिंग निकाली, और आयरनी इज दैट सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही थी। ये कैसे पॉसिबल है? सपोज करो एक फ्रेंड की रीडिंग आ रही थी 2.41 सेंटीमीटर, दूसरे की आ रही थी 2.42 सेंटीमीटर, तीसरे की आ रही थी 2.39 सेंटीमीटर, फोर्थ की आ रही थी 2.40 सेंटीमीटर, और पांचवे की आ रही थी 2 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेता हूँ 44 सेंटीमीटर। तो different types of values are over there. It means there is a ambiguity in all the calculations of your measurement. तो हमको n number of data मिल गए। तो जो सबसे पहले हम एरर को टैकल करते हैं तो उसके लिए हम निकालते हैं मीन वैल्यू। बच्चे क्या निकालते हैं? मीन वैल्यू, और ये होता है हमारा स्टेप नंबर 1। मीन वैल्यू को ही बच्चे हम लोग ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्रू वैल्यू। तो मीन वैल्यू ऑब्लिक ट्रू वैल्यू होता है सम ऑफ ऑल मेजर डेटा, A2, A1, A2, A3, कहाँ तक करोगे बेटे? an तक, और उसको डिवाइड कर दोगे n से। इससे तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे? मीन वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। इतनी बात समझ में आ गई? तुम्हारा पहला ऑब्जर्वेशन रहता है कि वी विल कैलकुलेट द am। इसको क्या बोलते हैं? am। अब तुम प्रीवियस क्लासेस में भी मीन निकाल के आए हो, एवरेज निकाल के आए हो, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। विद दिस वे सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहां से तुमने मीन वैल्यू निकाल दी। मीन वैल्यू के बाद बच्चे तुम निकालते हो एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या निकालते हो? एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हो? जो भी तुम मीन कैलकुलेट करके आए हो, ए मीन यानी कि am, उसको बारी बारी से A1 से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो। यानी कि डेल्टा A1 आएगा ए मीन माइनस A1, फिर डेल्टा A2 निकालोगे तो ए मीन माइनस A2। इन दिस वे डेल्टा an निकालोगे तो होगा ए मीन माइनस an। बात समझ में आ रही है? ये हो गई तुम्हारी एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह से तुम एब्सोल्यूट वैल्यू एरर या एरर इन एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये तुम्हारी दूसरी तरह की एरर हो गई। मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के बाद जो तीसरे तरह की एरर आती है उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। जगह कम पड़ रही है तभी इधर उधर लिखना पड़ रहा है बच्चे, क्योंकि एक बार में पूरा इरेज भी नहीं हो सकता। तो इधर देखो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम अगेन डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2, कहाँ तक ऐड करते जाओ? डेल्टा an होल डिवाइडेड बाई n। ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा A बार, या मॉड ऑफ डेल्टा भी बोल सकते हो। ये आ गया तुम्हारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद जो चौथी या फोर्थ टाइप ऑफ एरर इज देयर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं बच्चे? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर जो होता है ये होता है बच्चे तुम्हारा डेल्टा A बार डिवाइडेड बाई ए मीन। जो भी तुम्हारा डेल्टा A बार आएगा उसको ए मीन से तुम डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट द रिलेटिव एरर। तुमको रिलेटिव एरर मिल जाएगी। और जो पांचवें टाइप की एक एरर होती है उसको बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर। ये कुछ नहीं है बच्चे, जो भी तुमने रिलेटिव एरर निकाली है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रिलेटिव एरर। तो क्या करेंगे? यानी कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दिया तो हमको मिल जाएगी परसेंटेज रिलेटिव एरर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। लेट मी चेक कि वीडियो कंटिन्यू है कि पॉज हो गई है। ओके, इट्स गोइंग ऑन, चल रही है। वेरी गुड। चलो अब इसके बाद एक चीज और बच रही है। हाँ, क्या बच रहा है? ग्राफ बच रहा है। चलो आओ ग्राफ बता देते हैं। इसको पॉज करो, नोट करो, समझो, न्यूमेरिकल लगाओ, मैं आगे बढ़ता हूं। ये लो, फिर से आ गए ब्लैंक में, सब कुछ हो गया वाइट। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ के बारे में बच्चों देखो, तुमको इतनी सी बात बताता हूं कि जो भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, कौन से ग्राफ की बात मैं कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इसमें देखो बच्चे 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। कितनी कंडीशन पॉसिबल हैं? 3 कंडीशंस आर ओवर देयर। पहली क्या? पहली ये कि सपोज करो तुमने, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तुम्हारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। ये हो गई कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 बच्चे ये हो सकती है कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारी वेलोसिटी
ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन, वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है। और एक हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन मोशन, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बेटे क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये तीन केसेस अराइज होते हैं जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। कौन कौन सी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस पे एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है बेटे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि डेल्टा वी बाई डेल्टा वी ऐड करेगा, और ये कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर होगा, यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी कांस्टेंट है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे थी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2 घंटे बाद है, यानी कभी स्पीड बढ़ी नहीं, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा, क्योंकि ना तो स्पीड बढ़ रही है ना तो घट रही है, तो इट इज अ काइंड ऑफ योर यूनिफॉर्म स्पीड। और जब तुम्हारे टाइम के रिस्पेक्ट में देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, तो ये तुम्हारा काइंड ऑफ रिटार्डेशन। इसको बच्चे क्या बोलोगे, इट इज अ काइंड ऑफ योर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे इट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ और मिलेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कोऑर्डिनेट यहाँ पे v2, t2 मिलेगा। जब तुम इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन इज व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। फिर से इस बात को मुझको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है बेटा स्लोप, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, किसका स्लोप होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। तो अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप होता है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट पता हो किन्हीं भी दो पॉइंट के, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप होता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में यही तुम्हारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो क्लियर सी स्टोरी कि यहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन कैसे निकल के आएगा, निगेटिव, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ काइंड ऑफ योर रिटार्डेशन। ये हो गया तुम्हारा रिटार्डेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात समझ लो बेटे, अगर यहां पे स्पीड है यहां पे टाइम है, क्लियर है बात, और इस तरह से पहले वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, फिर वेलोसिटी घट गई, मतलब रिटार्ड हो गई, क्या मैंने इन तीनों ग्राफ को इस वाले ग्राफ में कंबाइन कर दिया है क्या? What I'm saying, I had combined this graph A plus graph B plus graph C, I sum up it, और इसको मैंने इस ग्राफ में कंबाइन कर दिया है। तो अगर इस तरह का कोई ग्राफ बनता है बच्चे, तो इस कंडीशन में तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम t1 टू t2, t1 से t2 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो जो भी एरिया बन रहा होगा अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, वही डिस्प्लेसमेंट दे देगा, वही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। इतनी बात नोट करो, पानी नहीं है पानी, पॉज करो, नोट करो, यू हैव रिमेंबर दिस